ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। और इनके द्वारा भी, क्योंकि अपने पिताजी दादाजी इन सब के जो आर्किटेक्ट शैली है उसको थोड़ा बहुत कंटिन्यू किया। हालांकि ये गरीब लोग थे, तो गरीब लोग उतने बड़े बड़े मंदिर नहीं बना सकते थे, तो छोटे छोटे इन्होंने टुकड़ा टुकड़ा मंदिर बनाया। और किस चीज़ का, तो उसमें कहीं कहीं जो है लकड़ियों का प्रयोग किया, कहीं ईंटों का प्रयोग किया। तो गरीब आदमी कैसा मंदिर बनाता है, ऐसा ही बनाता है। तो ये गरीब शासक थे। गरीब शासक का मतलब कमजोर शासक, तो इसके पास उतना पैसा वैसा होता नहीं था। तो ये बड़े बड़े मंदिर इनके शासनकाल में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े जो मंदिर बनाया गया, इसको एक नए मंदिर शैली का नाम दिया गया, अपराजित वर्मन शैली या नंदी वर्मन शैली। तो लिखिएगा, द आर्किटेक्चर built by him, the architecture built by him is called अपराजित वर्मन स्टाइल एंड नंदी वर्मन स्टाइल, और नंदी वर्मन स्टाइल, एंड नहीं कीजिएगा, और कर दीजिएगा, ओ आर। फिर से, द आर्किटेक्चर बिल्ड बाय हिम इज कॉल्ड अपराजित वर्मन स्टाइल और नंदी वर्मन स्टाइल। इनके द्वारा बनाए गए स्थापत्य को क्या कहा जाता है, अपराजित वर्मन शैली या नंदी वर्मन शैली। देखो, ये आपका हो सकता है कि यदि कभी बाय द वे यूपीएससी वगैरह सबका क्लास मतलब तैयारी कीजिएगा और मेंस में इस तरह के पूछे जाते हैं, पल्लव शासनकाल के दौरान विकसित सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। शॉर्ट में पूछा जाएगा 150 वर्ड में, पल्लव शासनकाल के दौरान सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। सांस्कृतिक, ये सब तो सांस्कृतिक उपलब्धि ही था ना, मंदिर वंदिर बनवाना ये क्या है, सांस्कृतिक अचीवमेंट है, कल्चरल अचीवमेंट। तो इसके बारे में जिक्र करना था। इसमें कितने मंदिर शैली आपने पढ़ा, मूल जो बेसिक जो स्टाइल था मंदिर बनाने का कौन सा था, द्रविड़ स्टाइल, और इसमें कई सब स्टाइल भी डेवलप हुए। कौन कौन से नाम से, पहला महेंद्र वर्मन स्टाइल, दूसरा नरसिंह वर्मन स्टाइल, तीसरा राज सिंह स्टाइल, और चौथा अपराजित वर्मन या नंदी वर्मन। तो चारों का विशेषता बता दीजिएगा, चारों जो सब स्टाइल मंदिर था क्या क्या इसकी खास विशेषता थी। पहला वाला क्या था, और दूसरा स्टाइल जो था नरसिंह वर्मन का वो क्या था, बड़े बड़े पत्थरों को कटवा करके इन्होंने रथ टाइप के मंदिर बनवाए हैं, नहीं। इसके बाद फिर राज सिंह वाले में क्या था, उन्होंने पत्थरों को कटवाया नहीं, बल्कि ये पत्थरों के या ईंटों के टुकड़े को ये ओपन स्काई में मंदिर बनवाए, नहीं। और लास्ट वाला जो आ गया था, तो ये डिक्लाइन फेज है किसका, पल्लवों का। इस वजह से इनका जो मंदिर होगा छोटा छोटा होगा और लकड़ी ईंटों का प्रयोग करके बनाया जाएगा। यही इसका 4 स्टाइल है। इसका हमने 880 से बोला था, 880 से लेकर के 903 ईस्वी तक जीवित रहे थे, इसलिए उसका यह माना जाता है। आपका पल्लव शासनकाल खत्म हो गया और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि यदि ये चैप्टर आप साउथ इंडियन का कंप्लीट कर लेते हो तो हिस्ट्री में यदि कई लोग 25 सही बनाते हैं तो आपका 28 जरूर सही होगा। औरों से आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर लिख लोगे, और यदि 25 बनाएंगे सही तो आपका 28 जरूर सही होगा। ये मैं दावा कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत पढ़ने में लोगों को माथा खुजवाने लगता है, और सत्य तो बात ये है कि मास्टर भी नहीं समझ पाते हैं साथ को, इसलिए साउथ इंडियन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, और लोग पढ़ना भी नहीं चाहता है। नहीं तो इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम कौन याद रखे। हाँ, मल्लपुरम फल्लपुरम क्या मतलब है इसका? हाँ, एक ही नाम को तो रिपीट कर रहा है। तो आपने पेशेंस से बर्दाश्त किया
और आपने पढ़ा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आप इसको पूरा फेज समझ गए हैं ना। एक बार और पढ़िएगा तो माइंड में आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम वहाँ बैठे रहते हैं, पूछ लीजिएगा। और इसको यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आप श्योर मानिए कि आपका सही होगा। यहाँ बीपीएससी में तो यहाँ से पूछा ही जाता है, देखिएगा पीवाई को पलट करके। इस बार को थोड़ा अपवाद कर दीजिए, इस बार तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था क्वेश्चन का। और इसके बाद फिर यूपीएससी में तो आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं संगम डायनेस्टी। संगम मैंने कल ही बताया था कि संगम डायनेस्टी को देखें तो हम लोग 3 फेज में देखते हैं। पहला अर्लियर एंसेंट इंडिया, और इसमें जो संगम डायनेस्टी हुए तो इसका फेज 300 बीसी से लेकर 300 एडी का है। कितने 100 वर्ष का है? तो 600 वर्ष का फेज है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड संगम जो आएगा ये आएगा 9th सेंचुरी, मिडाइवल में। और यहाँ पे चोल चेर जो पांड्य होगा जो कि यहाँ पे है, उस क्योंकि बीच में कौन कौन आ गया था संगम में? संगम जिस समय चल रहा था, संगम के जगह पे ही सातवाहन आ गया था। सातवाहन के बाद कौन आ गया था? तो पल्लव आ गया था, अभी आपने पढ़ा। तो जिसके कारण कि बेचारे ये लोग दब गए थे। जब सातवाहन भी समाप्त होता है तो इन लोगों को राहत नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे कौन आ जाता है? पल्लव आ जाता है। और पल्लव में तो कैसे ऐसे कुछ कुछ शासक हुआ जो कि आपने अभी पढ़ा, इसलिए मैंने इसको बचा के रखा था कि साउथ इंडिया का है, समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पहले पढ़ा देते हैं, तब उसको सही तरीके से कोरिलेट कर पाओ। तो अभी देखो कि इसमें ऐसे ऐसे रूलर आए जो कि पुलकेशिन सेकेंड जैसे शासक को भी पराजित किया, नहीं, जो कि बहुत बड़े शासक हुए, और उन्होंने हर्षवर्धना को भी पराजित किया था। और ऐसे लोगों का बदला लिया। तो ये छोटे छोटे बेचारे जो अलग अलग क्षेत्र में सुदूर इंडिया में रहता है, दक्षिण में, इतना ये सब आपको वैल्यू है, मसड़ देगा। ऐसा ही हुआ। सातवाहन में भी देखो गौतमीपुत्र सतकर्णी जैसे लोग हुए, उस यज्ञश्री हुए, पुलवामी हुए, ये लोग तो देखो शकों को भी पराजित कर दिया था, नाहपान वगैरह को मार दिया था, रुद्रदामन को काफी परेशान किया था। तो ये लोग को क्या समझेगा? कुछ समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। लोग साइड में अपना रहते थे, उसके अंदर रहते थे। तो बहुत ज्यादा ये लोग का हिस्ट्री में नाम नहीं आ पाता है। बाद के तो बाद में जो दौर दबा 300 ईस्वी के बाद, यहाँ दिख रहा है ना 300 ईस्वी एडी, उभर करके फिर सामने कब आया? 600 साल तक इनका इतिहास है। हाँ है स्टार्टिंग में, तभी तो यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन 600 साल का इतिहास इसका क्या हो गया? बीच में गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? कि इसी 600 वर्ष में कौन कौन आए? सातवाहन भी इस जगह पे आए, और कौन आए? पल्लव भी आए। और जब पल्लव को समाप्त करेगा तो यहाँ पे एक फिर से ये तीनों वाला जो छोटा मोटा बच गया था, फिर ये फ्लरिश करेगा, फिर से इसका उदय होगा। और फिर उसमें से सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रूप से शासन बन करके उभरेगा वो है चोला एम्पायर। अब चोल डायनेस्टी नहीं रहेगा, अब ये डायनेस्टी या किंगडम क्या बन जाएगा? चोला एम्पायर बन जाएगा। और ये चोला एम्पायर तो बिहार तक, बिहार में बंगाल तक इन्होंने गंगा नदी तक जो है अपना अधिकार क्षेत्र जमा लिया था। और थोड़ा पानी लेके आइएगा, ठीक है, अधिकार क्षेत्र बना लिया था। और जिसके कारण कहा जाता है कि गंगा तक जब पहुंचे, उसका नाम था राजेंद्र प्रथम।
और राजेंद्र प्रथम ने एक नया उपाधि धारण किया था जिसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। ये उपाधि किसने धारण किया था? चोल शासक। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रीलंका, मालदीव, कदान, कंडमम, ये सब आपका जो श्री विजय राज्य जो हुआ, जिसको शैलेंद्र वंशी राज्य कहा जाता है, आपका अंडमान निकोबार और आसपास के जो मलाया प्रायद्वीप है, या तो कंपूचिया जिसको कंबोडिया आज कहा जाता है, और बहुत बड़ा वहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था कंबोडिया में, कंपूचिया में भगवान विष्णु के बारे में बताया जाता है, लेकिन अंकोर वाट का मंदिर। तो ये चोलों के प्रभाव से यहाँ देखिए वहाँ तक चोला का प्रभाव था। और इतना ही नहीं, जितना कि आपका इंडोनेशिया का कुछ द्वीप समूह है, जैसे सुमात्रा है, जावा है, बाली है, बर्नियो है, उस पर तक अधिकार कर लिया था। किसने? ये चोला वाला, ये इस पेज वाला जो शासक है। तो यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रेट एम्पायर बन गया था, मालदीव तक कब्जा कर लिया था। तो ये कैसे संभव हुआ था? क्योंकि इसके पास नौसेना की शक्ति, जो नेवल आर्मी था, काफी मजबूत था। और जब इसी के शासन काल में जो हम लोग कहते हैं ना कि इंडियन संस्कृति आपका साउथ ईस्ट एशिया में गया, तो इनके शासन काल में, क्योंकि उतना बड़ा साम्राज्य था। इसलिए आसियान के साथ जब हम लोग फॉरेन रिलेशन पढ़ते हैं, आसियान के साथ देखिए, भारत आसियान में मेंबर है नहीं, आसियान का मेंबर है इंडिया नहीं है, लेकिन बड़ा सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाते हैं, या तो और भी इंडियन जो नेता होते हैं। और जितना हम लोग राम को यहाँ मानते हैं ना, तो राम के अलग अलग स्वरूप को उधर मानते हैं। कंबोडिया का रामायण अलग कहता है, बाली का रामायण अलग। देखो बाली एक थे ना दक्षिण भारत के, यन बद्धो राजा बलि दानवेंद्र, माचल वाला करके रक्षाबंधन वाला डालते हैं ना। अरे रक्षाबंधन में जो पढ़ा जाता है मंत्र, तो राजा बलि दानी थे। राजा बलि के ही परिवार से थे आपका प्रहलाद जो हुए ना, उन्हीं के परिवार से थे, लेकिन बड़ा बिगड़ेल थे। हिरण्यकश्यप वगैरह सब, विरोचन, प्रहलाद, फिर आपका क्या नाम था उनके पिताजी, प्रहलाद के पिताजी का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप, और फिर प्रहलाद। ये सब का दक्षिण भारत में बहुत कहानी है, उत्तर भारत में भी ये फेमस है। और उसी बाली के मतलब नाम पर दक्षिण भारत में केरला में एक त्यौहार मनाया जाता है, ओणम, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और वहाँ इसी कहा जाता है कि बाली इतने बड़े दानी हुए कि उससे परीक्षा लेने के लिए विष्णु ने अवतार लिया दक्षिण भारत में। उस अवतार का नाम था बावना अवतार। इतने बड़े दानी हुए कि उनसे परीक्षा लेने के लिए पहुंचे विष्णु। उन्होंने कहा कि भिक्षा, मतलब मॉन्क बन करके, सन्यासी बन करके भिक्षा मांगते हुए कि आप इतने बड़े दानी हो तो मुझे भी कुछ दान में दो। उन्होंने कहा महाराज जो भी लेना है मांग लो आप। बोला कि मुझे 3 पैर का जमीन दे दो। बोला कि ये इतना छोटा डिमांड है आपका, नाटाकत के तो थे ही थे। तो एक कथा कहती है कि एक पैर में उन्हें पूरे अर्थ को माप लिया, दूसरे पैर में आसमान को, और तीसरे पैर में पताल को। उसके बाद भी जमीन घट गया। तो फिर जो है बाली अपना सर उसके अंदर कर देता है कि नतमस्तक हो जाते हैं। उसके इस दान से बड़ा प्रसन्न हुए विष्णु जी, और फिर कहा कि जो भी मांगना चाहते हो तुम मांग लो। बोला कि मांगे क्या, आपको हमारे यहाँ ही रहना पड़ेगा। वो नहीं कहता कि भगवान भक्ति के बस में है भगवान, और भक्त के वही भक्ति हुआ। तो उनके यहाँ ही रह गए कौन? विष्णु। लक्ष्मी परेशान हो गई कि हमारे पति जी को कौन अपहरण कर लिया। ढूंढते ढूंढते किसी तरह से पता चला कि राजा बलि के यहाँ हमारे हस्बैंड वहीं पे हैं, और वे भी भिखारिनी के भेष में आए थे पता लगाने के लिए। पता चला कि यहीं हैं। इसके बाद फिर जो है कहा जाता है कि रक्षा सूत्र बांध करके अपने पति को उन्होंने आज़ाद करवाया था। क्योंकि जब हाथ में बांधा जाता है वो रक्षा सूत्र वाला, जो जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, सावन महीना के दिन में आता है ना, पूर्णिमा के दिन, तो रक्षाबंधन जब बांध दिया गया तो कहा कि आप कुछ तो दो, दानी तो तुम हो ही ना, तो दानी दो। तो बोला कि क्या लोगे धन? तो बोला कि वो जो रखे वो पकड़ के उसको दो।
तो इसी वजह से उसका मंत्र पढ़ा जाता है एन बदे दानवेंद्र महाबला माचल माचल करके। तो उसी के नाम पे देखिएगा इंडोनेशिया का एक द्वीप का नाम क्या है, बाली। समझ में आ रहा है कि नहीं? हिस्ट्री पढ़ोगे तो कोरिलेशन तो होना ना चाहिए। तो बीच में आप लोग, क्योंकि भक्ति टाइप के लोग हैं, देखे कुंभ का महीना चल रहा है, भक्तिमय हो जाते हैं। साधु श्री श्री 108 महाराज साहब आते हैं तो देखिए इतने लोग चले जाते हैं, और क्लास में ही सब चीज़ हो जाएगा, आपका टेंशन मत लीजिए। संगम, तो हम लोग संगम में कुछ कुछ लिखते हैं आज, इसके बाद फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। संगम पहला फेज लिख लेते हैं। संगम एज लिखिएगा, संगम एज, संगम युग, संगम युग पहला फेज का लिखेंगे। और ये समय कब से कब होगा, 300 BC से 301। और इस समय जो संगम में देखो, जब संगम हम लोग पढ़ते हैं तो संगम में ही ना भी हो रहा है कुंभ। किसका संगम है, गंगा है, यमुना है, मूलतः गंगा यमुना का ही संगम है प्रयागराज। लेकिन लोग बोलते हैं कि सरस्वती है वहाँ पे, लेकिन सरस्वती नदी इधर नहीं है। सरस्वती नदी हरखती नदी होता था ये अफगानिस्तान की तरफ, तो उसको सरस्वती ही बोला जाता था। लेकिन जो पर्शियन लोग या तो ग्रीक लोग जो होते थे वह स को नहीं बोल पाते थे, स को ही हा बोलते थे पर्शियन, इसलिए उसको सरस्वती को ही हरखती वो कहना स्टार्ट किया था। और ये किताबों में उसका मिलता है, इस बात का चर्चा रामचंद्र शर्मा भी करते हैं। तो इधर सरस्वती नहीं है। मूलतः संगम मतलब होता है दो नदियों का मिलन। तो उसी प्रकार से संगम का मतलब क्या हुआ, एक बैठक, मिलन बैठक होता है तो मिलन होता है ना। तो किसका बैठक, तो विद्वानों का, स्कॉलर्स का मिलन होगा, उसी का नाम क्या होगा, संगम। तो काउंसिल ऑफ स्कॉलर, इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स अर्थ काउंसिल ऑफ स्कॉलर, विद्वानों का परिषद। परिषद में बैठक होता है ना। संगम, स्कॉलर्स। और कैसे स्कॉलर्स, ये तमिल स्कॉलर्स, ब्रैकेट कर दीजिए, तमिल, ये तमिलियन है, तमिल स्कॉलर्स। और इस संगम युग में दक्षिण भारत में 3 प्रमुख शासक हुए, जिसमें कौन कौन, पहला लिखेंगे चोला, चेरा, पांड्या, हार्दिक पांड्या। अरे पांड्या टाइटल, पांड्या। तो ये 3 जो है शासन हुआ इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चोला पढ़ेंगे, चोल डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी। और इसमें ईस्वी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ईस्वी हमने ऊपर में ही लिख दिया है नहीं। और इसमें बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, साहित्यों में कुछ कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, तो बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ से नहीं मिलता है। लेकिन देखो, इस चोल डायनेस्टी का किसने स्थापना किया था, हिस्ट्री में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो कई बार आपको फंसाता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, और कई बार पूछा गया है। आप बीपीएससी का पीवाईक्यू पलट के देखेंगे तो मिलेगा चोल वंश के संस्थापक। तो ऑप्शन में रहता है विजयालय, ऑप्शन में रहता है करिकाल, ऑप्शन में रहता है राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन में रहेगा कुलतुंग प्रथम। विजयालय बोला आपने,
विद्यालय पता है कि कौन सा, कहाँ के हैं? यहाँ पे आओ। विद्यालय इसका यहाँ से है, 9th सेंचुरी में। 9th सेंचुरी में जो चोला बना ना, वहीं से है। और यहाँ पे जो मिलेगा चोल, जिसको अभी आपने लिखा है, तो इसके बारे में, संस्थापक के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन इसके एक बहुत ही बेहतर, मतलब कह सकते हैं प्रमुख शासक, प्रोमिनेंट रूलर आए, जिसका नाम था करिकाल। तो करिकाल जो हुए विजयालय से पहले हुए, फर्स्ट फेज में, इसलिए हम मिला के यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो करिकाल कब से पहले हुए? विजयालय से पहले, लेकिन फिर भी वो संस्थापक नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्लियर जो हिस्ट्री है संगम डायनेस्टी में चोला का, वो हमें क्या है, पता नहीं है ज़्यादा। और जब पता नहीं है तो उसको हम फाउंडर कैसे कहेंगे? तो फाउंडर जिसके बारे में ज़्यादा मान्यता है, ज़्यादा लोग कहते हैं, एनसीईआरटी में जो मिलता है, तो विजयालय। तो विजयालय आप लोग का जो जिसने बोला था, आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, करिकाल वाला नहीं मानना है। तो कई लोग जिसको नहीं आइडिया है, तो इसलिए मार देते हैं करिकाल को लोग, कि विजयालय से भी पहले कौन हुए थे? करिकाल। तो करिकाल उसके फाउंडर नहीं थे। तो हम लोग लिखेंगे इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी, मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी, थोड़ा सा डैश दे के लिखिएगा, करिकाल। चोल वंश के प्रमुख, चोल वंश के सर्वाधिक प्रमुख शासक करिकाल, डैश देके करी चोल वंश के सर्वाधिक प्रमुख शासक कौन? करिकाल। और इनके बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही, मतलब क्योंकि इसने संगम में चोला को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और बड़े अच्छे, मतलब इसको कह सकते हैं फाइटर थे। और इन्होंने, कहा जाता है कि तंजौर में एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वेन्नी, उसमें 11 फ्यूडल स्टेट को इन्होंने पराजित किया था एक साथ, जिसमें चेरा भी शामिल था, पांड्य भी शामिल था। करिकाल ने पराजित किया था। तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका जो राज्य क्षेत्र है, लोकेशन एरिया, उसको जान लेते हैं। तो लिखिएगा लोकेशन क्षेत्र। तो लोकेशन में हम लोग लिखेंगे एक्सटेंडेड फ्रॉम त्रिचिन्नापल्ली। अब देखो कितना खतरनाक नाम आ गया, त्रिचिन्नापल्ली। और त्रिचिन्नापल्ली के ही थे सीवी रमन, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तिरुचिन्नापल्ली, त्रिचुन्नापल्ली, या त्रिचुन्ना या त्रिचुरापल्ली भी लोग लिखता है। त्रिचुन्नापल्ली, ये कहाँ पे है? एपी में है, आंध्र प्रदेश में है। अभी वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश 2 त्रिकी, ये तमिलनाडु में है। इसके बीच में उस समय का किसका शासन था? करिकाल का था। हाँ, त्रिचिन्नापल्ली और त्रिकी। हो गया? इसकी कैपिटल पूछा जाता है, पिछले बार, इसी बार 17वीं में पूछा गया था, चेर का कैपिटल, स्टार्टिंग वाला का। और इसका भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में पूछ दिया जाए, जो आरंभिक चोल था उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी उरयूर थी। तो लिखिएगा कैपिटल, राजधानी उरयूर। कैपिटल क्या होगा? उरयूर। उरयूर।
इसका कुछ नेशनल सिंबल भी था जिसको एम्बेलम भी कहा जाता है। उसका नाम बताइएगा, क्या था नेशनल एम्बेलम? टाइगर। लिखिएगा, नेशनल सिंबल या तो नेशनल एम्बेलम, राष्ट्रीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह बाघ, टाइगर। बैटल लिखिएगा नीचे, बैटल ऑफ वेन्नी, तंजौर। वेन्नी के तंजौर में, इसको अभी वर्तमान समय तंजावुर भी कहा जाता है। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये आप लिख लीजिए, एक करिकाल और इधर 11 फ्यूडल ऑफ क्या था, फ्यूडल थे, यूनियन ऑफ 11 फ्यूडल किंग्स, यूनियन यूनियन ऑफ 11 फ्यूडल किंग्स, 11 सामंतों के संघ। इसमें कुछ उदाहरण लिख लीजिए, दैट इज चेरा, पांड्या, इटीसी। इसके बावजूद भी इस 11 संघों को करिकाल पराजित किया था और अपने आप को क्या हो गए थे, जीत गए थे। फ्लो चार्ट ही बना लो। और स्टार्टिंग वाला जो संगम है, चोल, चेर, पांड्य, ये ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये इसका जो आपका देखिएगा एरिया देखिएगा, तीनों और कोस्टल से जुड़ा हुआ है। वेस्ट में भी है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी है और फिर ईस्ट में भी है। जहाँ कोस्टल से जुड़ा हुआ होगा तो निश्चित है कि ट्रेड यहाँ पे ज़्यादा होगा। और उरयूर वगैरह जो है ना, उरयूर हो गया, कांचीवरम हो गया, और फिर आपका आर्किमिडू वगैरह, मुजुरिस, कावेरी पट्टनम, ये सब जो शहर था ना, ये ट्रेड सिटी हुआ करता था। और जो रोमन एम्पायर के जो ट्रेडर्स थे रोमन, वो लोग यहाँ पे आकर के ट्रेड किया करते थे। उरयूर जो थे कपड़े के लिए काफ़ी फेमस था। इसके बाद फिर जो कांचीवरम है, ये कॉटन, ये सॉरी सिल्क के लिए काफ़ी फेमस था। दक्षिण में मसाला, स्पाइस, इसके लिए फेमस था। और इन सारी चीज़ों का डिमांड रोम में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे ट्रेड। एक ही लड़ाई लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। नाम टेढ़ा है, पूछा भी नहीं जाता है, एक को पूछा जाता है तो आपको आपने लिख लिया। ट्रेड, हम लोग करिकाल लिख रहे हैं, करिकाल के बारे में ही नहीं लिख रहे हैं। ठीक, लिखिएगा ट्रेड में, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड ड्यूरिंग हिज रीजन। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड ड्यूरिंग हिज रीजन। इनके शासनकाल के दौरान व्यापार और वाणिज्य में काफी प्रगति हुई थी। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड ड्यूरिंग हिज रीजन। लिखिएगा फेमस ट्रेड सेंटर, नीचे लिखिए फेमस ट्रेड सेंटर, प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र उरयूर। अभी उरयूर आपने लिखा था कैपिटल। कावेरी पट्टनम, कावेरी नदी के किनारे कावेरी पट्टनम एक शहर बनाया गया था। कावेरी पट्टनम
अरिकामेडू, अरिकामेडू। स्टार्टिंग में हमने जब मौर्योत्तर काल पढ़ा रहा था ना, तो एक फैक्ट हमने गड़बड़ बोल दिया था। वो गड़बड़ नहीं है, मतलब अरिकामेडू को हम उड़ीसा के पास आसपास बता दिए थे, तो उसको सुधार लीजिएगा। यदि आप लोग लिखे होंगे तो उसको सुधार लीजिएगा, नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरिका जो है ये पौंडीचेरी में है, ठीक है। और इसके बारे में जिक्र एक किताब हमने बताया था सातवाहनों के समय में ही, बड़ा फेमस किताब जो है अननोन राइटर का है, द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये किताब है। तो अरिकामेडू ये एक फेमस जो है ट्रेड सेंटर हुआ करता था, जिसका जिक्र रोमन किताबों में भी मिलता है। तो लिखिएगा, उरयूर हो गया, कवारीपट्टनम हो गया, अरिकामेडू हो गया। और इसके बारे में कहा जाता है करिकाल ने एक सिटी भी बनाया था, पुहार सिटी। तो नीचे लिखिएगा कि ही फाउंडेड द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार। ही फाउंडेड द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार। इन्होंने एक बंदरगाह शहर पुहार की स्थापना की थी। एक बंदरगाह शहर क्या पुहार की स्थापना की थी। ये पुहार एक पोर्ट सिटी था। किसने इसकी स्थापना किया था? तो करिकाल ने किया था पुहार। और क्योंकि ये तो ट्रेड के लिए हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेड में तो कई गुड्स एंड जो उसका भी कमोडिटीज होगा उसका ही ट्रेड होता था। लेकिन ये सिर्फ ट्रेड के लिए ही ध्यान नहीं देते थे करिकाल ने एग्रीकल्चर के लिए भी काम किया, क्योंकि दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो कैसी नदियां हैं? वो पेरेनरीज नहीं है, वो सीजनेबल नदियां हैं, सालों भर यहाँ पे पानी नहीं बहती है, तो पानी का बड़ा दिक्कत होता है। प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने कावेरी नदी में के ऊपर एक डैम का निर्माण करवाया था कि डैम से क्या होगा, पानी को कंजर्व करके रखेगा और फिर सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए उसको यूज किया जा सकेगा। तो नीचे लिखिएगा, करिकाल कंस्ट्रक्टेड ए डैम ऑन द कावेरी रिवर फॉर इरिगेशन। करिकाल कंस्ट्रक्टेड a dam on the कावेरी रिवर फॉर इरिगेशन। करिकाल ने सिंचाई के लिए कावेरी नदी पर डैम का निर्माण करवाया था। कावेरी नदी पर डैम का निर्माण करवाया था। इसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए और फिर कहा जाता है कि चेर और पांड्य का जब शासन रहा तो उन लोगों ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया, बड़ा फेमस नहीं थे। चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिखोगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। या तो लिख सकते हैं, हेडिंग डाल दीजिए सक्सेसर, उत्तराधिकारी। लिखिएगा हेडिंग डाल करके, वीक एंड वर्थलेस, कमजोर और अयोग्य, बस 16 खत्म हो गया। कितना बजा है? 12:30 हो गया। तो हम लोग संगम में एक आज ये पढ़ लिए हैं, ठीक है। कल हम लोग चोला, यदि कल क्लास होता है तो चोला एम्पायर, इसी को हम लोग आगे बढ़ा करके 2 छोटा छोटा आपका हो गया, एक पांडे और चेर, फिर संगम लिटरेचर पढ़ा देंगे थोड़ा सा,
संगम लिटरेचर जरूर पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है संगम लिटरेचर। और इसके बाद फिर चोल एम्पायर को हम लोग